रेडियो जागो 90.4 एफएम से मैं महेश मिश्र। विश्व योग दिवस के रूप में जो भारतीय संस्कृति और विशेषकर आयुर्वेद से जुड़ा हुआ योग पूरे संसार में चर्चा का केंद्र है, जीवन रक्षा के लिए, जीवन स्वास्थ्य के लिए। 2023 21 जून विश्व योग दिवस के लिए इसलिए भी प्रासंगिक हो उठी है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ से विश्व योग दिवस की अगुवाई की और संपूर्ण विश्व को योग के माध्यम से भारतीय दर्शन का संदेश दिया। इसे संयोग कहें कि हरदोई से जुड़े और वर्तमान में हरदोई में उपस्थित जामनगर आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जो संपूर्ण विश्व में आयुर्वेद का एक केंद्र है, वहाँ के आयुर्वेद विभाग के विभागाध्यक्ष रहे और अंत में डायरेक्टर पद से सेवानिवृत्त हुए। प्रोफेसर डॉक्टर राम बाबू द्विवेदी जी हमारे बीच में हैं। हम उनसे बात करते हैं कि ये संयोग है कि जिस दौर में वो आयुर्वेद विभाग के डायरेक्टर रहे, उसी दौर में वहाँ पर जो आज वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो आज उन्होंने जब विश्व योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र संघ से योग के बारे में पूरे विश्व को संबोधित किया, तो हम उनसे जानेंगे कि आप उसको किस नज़र से लेते हैं। योग भारत की एक प्राचीन विद्या है। योग दर्शन षड दर्शनों में एक मुख्य दर्शन है। जब से इसका प्रचार प्रसार भारत में शुरू हुआ है, 2700 वर्ष पहले ईसा पूर्व 300 में महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र की रचना की, योग दर्शन का निर्माण किया और तब से प्रचार प्रसार में रहा। जब से भारत में आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है 2023 में, प्रधानमंत्री मोदी ने जाकर वहाँ इसी योग वास्तव में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की चिकित्साओं के लिए, शारीरिक रोगों के लिए और मानसिक रोगों के लिए, दोनों के लिए एक अच्छी विधा है। कारण उसका है कि योग से चित्त वृत्ति का निरोध होता है, मन की क्रियाओं पर नियंत्रण होता है। शरीरम सत्वम विधीयते सत्वम च शारीरम, शरीर मन का अनुसरण करता है और मन शरीर का अनुसरण करता है। तो मन पर नियंत्रण हो जाए, इसके लिए इंद्रियों पर नियंत्रण की आवश्यकता है। तो आज जो योग में यहाँ पर आसन की प्रक्रिया की जाती है, आज मैक्सिमम योग जो है वह आसन और प्राणायाम पर 2 ही विधाओं पर प्रचलित और प्रयोग में है। यद्यपि अष्टांग योग के अंतर्गत पूर्व में इसके 2 हैं, यम नियम, फिर प्राणायाम और आसन, ये चौथे हैं। फिर प्रत्याहार, ध्यान धारणा, समाधि आदि अष्टांग योग के जो विधान है। मुख्य रूप से आज विश्व में जो प्रयोग में आ रहा है वह प्राणायाम और आसन आ रहा है। प्राणायाम से मुख्य रूप से वायु पर नियंत्रण होता है। वायु जो है नियंता प्रणेता च मनसा, मन का नियंत्रण करता है, इंद्रियों को विषयों में जाना या न जाने के लिए प्रेरित करता है। इंद्रियों का शरीर से योग और इंद्रियों का मन से योग, इसलिए वायु पर आपने जोड़ने की बात करी, योग जोड़ने की बात करता है। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना उद्बोधन दिया, तो उसमें भी योगाभ्यास करने के साथ में उन्होंने भी जोड़ने की बात की और प्रकारांतर से उसका संदेश ये लिया जा रहा है कि आज भारत और अमेरिका के संबंधों को जोड़ना, योग के माध्यम से पूरे विश्व को जोड़ना, क्योंकि विश्व योग दिवस के रूप में भारतीय संस्कृति आयुर्वेद का योग प्रचलित हो चुका है। तो क्या आप ऐसा भी लेते हैं, इसके कूटनीतिक नज़रिए से भी देखते हैं कि योग के माध्यम से पूरा विश्व आज योगमय हो रहा है, क्योंकि जीवन हर कोई चाहता है और जीवन स्वस्थ चाहता है? बिल्कुल, योग वास्तव में जोड़ने की प्रक्रिया ही है। चाहे जो व्यक्ति को समाज से जोड़ा जाए, समाज को देश से, देशों को विदेशों से जोड़ा जाए और संपूर्ण विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की प्रेरणा देता है योग। और इसके आधार पर चूंकि भारत इसका प्रणेता है, भारत इसका व्यापक प्रसार कर रहा है, इसलिए भारत स्वयं भी जुड़ रहा है और अन्य देशों को भी इसकी योग के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया है। उदार हृदय चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संपूर्ण विश्व एक परिवार बन जाए। उस परिवार जोड़ने के जहाँ हमारे अमेरिका से बहुत संबंध बीच में बहुत अच्छे नहीं भी रहे, एक उदासीनता के संबंध भी रहे, पर आज जब योग की प्रक्रिया को देखा और प्रधानमंत्री ने अपने उस संदेश से दिया कि मन के संदेश से, मन के द्वारा अपने योग में अपने मन से आप दूसरे मन को भी प्रभावित कर सकते हैं, इंद्रियों को प्रभावित कर, वह एक प्रक्रिया होती विशेष, उससे भी लोग जुड़ रहे हैं। वास्तव में जो प्रधानमंत्री का संदेश है वह इसीलिए है कि बात सब आपस में अपने वैमनस्य को छोड़ करके और सम्यक योग की बात कहते हैं कि जुड़ना भी है तो सम्यक रीता जुड़ना है। योग के 3 भाग भी किए जाते हैं, सम्यक योग, अयोग, हीन योग और मिथ्या योग। मिथ्या योग दुश्मनी पैदा करने वाला, अयोग और अतियोग कष्ट देने वाले।
सम्यक योग, सम्यक रीत से हम अपने अपने संबंध, व्यक्ति संबंध, समाज से संबंध, प्रदेश देश से संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ले लें। सम्यक वही एक सम्यक रीत्या में कहाँ एक महाशक्ति अमेरिका माना जाता था जो दूसरों को कोई दादी नहीं देता था, आज भारत से जुड़ करके आज भारत नेता प्रणेता होगा ये सोच करके उसे जुड़ रहे हैं। तो यह योग की ही प्रक्रिया विशेष है। योग से जुड़ करके हम अपने मन को पुष्टि देते, मन को बल देते हैं। प्रबल हुआ मन दूसरों को प्रभावित करता है, दूसरों को जोड़ने के लिए प्रयत्न करता है। आप तो आयुर्वेद के प्रोफेसर रहे हैं, योग की उत्पत्ति को कहाँ से मानते हैं? महर्षि पतंजलि को आयुर्वेद और योग दोनों का प्रणेता माना जाता है, जिन्होंने शरीर की शुद्धि के लिए आयुर्वेद लिखा। वास्तव में योग के द्वारा, योग वह प्रक्रिया हम शायद के फिजियोलॉजी कह सकते, स्वाभाविक प्रक्रिया जीवन की, कि जिससे हमारे चारों का संयोग सम्यक योग होता रहे। इंद्रियां शरीर से जुड़ती रहे, इंद्रियां मन से जुड़ती रहे, मन इंद्रियों से जुड़ता रहे और शरीर से जुड़ता रहे, ताकि जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया जैविक प्रक्रियाएं हो सके। तो वास्तव में योग दर्शन भारतीय आयुर्वेद का ही एक पृथक स्वरूप है। हमारे यहाँ भी योग चित्त वृत्ति निरोधा, कि मन की वृत्तियों का मन पर नियंत्रण करने का हमारे यहाँ भी आधार बताया गया। रोगों के 3 कारण बताए गए, उसमें असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, इंद्रियों का विशेष संयोग ढंग से न होना, और जो उसके बाद प्रज्ञा अपराध की बुद्धि जानबूझ करके गलती करना। ये दोनों ही काम मन के द्वारा ही होते हैं। मन ही इंद्रियों को विषयों से जोड़ने वाला या अलग ढंग से, विपरीत ढंग से जोड़ने वाला, सही ढंग से जोड़ने वाला, कम जोड़ने वाला, अयोग हीन योग मिथ्या करने वाला मन ही है। उसी तरह से मन ही निर्णय लेकर के प्रज्ञा अपराध करा देता है, जो रोगों के प्रमुख कारण है। इसलिए उन रोगों के कारणों को यदि रोकना है तो मन पर नियंत्रण करना आयुर्वेद ही पहला अपना अभ्यास मानता है, कि इंद्रियों को, इंद्रियां और मन सम्यक रूप से शरीर के कार्यों में शरीर से जुड़े रहें, तो उससे जीवन अच्छे ढंग से चलता रहता है। इसलिए जो बात हम कहना चाहते हैं कि जीवन है चारों का संयोग। चारों का अगर संयोग ढंग से नहीं हो तो रोग है, और चारों में से जब केवल शरीर का वियोग हो जाए और 3 रह जाए, सब मन, इंद्रिय और आत्मा, तो है उसे हम कहते हैं मृत्यु। और जब 2 ही रह जाएं तो योग कहा जाता है, कि मन जो है, इंद्रियां मन में चली जाएं और मन आत्मा में, तो आत्मा और शरीर 2 ही रह जाते, जो समाधि की अवस्था है वह योग की। तो वास्तव में योगा मोक्षो प्रवर्तक, फिर चारों जब अलग अलग हो जाते, योग के बाद मोक्ष की स्थिति आती है। तो आयुर्वेद भी हमारे यहाँ जो नैष्ठिकी चिकित्सा है, वह इसी चिकित्सा किया गया जिससे हम मोक्ष को प्राप्त कर सके, और वह योग के माध्यम से ही जा सकते हैं। हम शारीरिक भौतिक चिकित्सा, लौकिक चिकित्सा हम आयुर्वेद वाले करते हैं। इसका नैष्ठिकी चिकित्सा आयुर्वेद का ही एक भाग है, जो वास्तव में योगी की चिकित्सा है। योग के द्वारा हम मन को और जो इंद्रियों को मन में ले जाएं, मन को आत्मा में स्थिर कर दें। इस आधार जो केवल शरीर और आत्मा की स्थिति रह जाए, त्रिकाल दर्शन में होता है यह योग, और इससे योग के समाधि की अवस्था में होता जा करके वह सही योग और जो मोक्ष का प्रवर्तक होता है। भारत के प्रयासों से, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से, भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद से जुड़ा योग विश्व मंच पर स्थापित हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 मई को उसको स्वीकार किया, और आज पूरा विश्व योग से जुड़ा हुआ है और स्वास्थ्य लाभ ले रहा है। आप गुजरात में रहे, जामनगर आयुर्वेद विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग के डायरेक्टर रहे, प्रोफेसर रहे। उसी दौर में प्रधानमंत्री जी वहाँ पे मुख्यमंत्री थे। तो 9 वर्ष पहले जो प्रधानमंत्री ने प्रयास किया योग को स्थापित करने के लिए विश्व मंच पर, और आज 9 वर्ष बाद उसी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से जाकर विश्व योग दिवस पर योगाभ्यास किया और दुनिया को संबोधित किया, संदेश दिया। तो उनकी कार्यशैली से प्रधानमंत्री की आपको कैसा लगता है कि जो चीज़ वो कहीं कहीं देश को देते हैं, प्रकारांतर से फिर उसको स्मरण दिलाने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, या पृष्ठभूमि में अपने कार्यशैली से उसको जोड़ते हैं? आपने उनकी कार्यशैली देखी, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री के दौर में और वर्तमान प्रधानमंत्री के दौर में? विश्व वृक्षो विषम वृद्धि स्वयं क्षेत्रम असाम्प्रतम। जो व्यक्ति इस पौधे को लगाता है उसको चाहता है पुष्ट होकर के पूरा अन्य बीज उत्पन्न कर ले, विस्तार करे, अपना लोगों को सुख दे। प्रधानमंत्री ने जो 9 वर्ष पहले कल्पना की थी, वो योग के पौधे को आरोपित किया था, आवश्यकता थी जब वो प्रबल होकर बढ़ रहा थे तो उसको जगत द्वारा पूरा स्वयं वही व्यक्ति जो लगाने वाला वही देखे जा करके और उसको प्रसारित करे। प्रधानमंत्री की योजनाएं आज भी भारत में कही जाती है। वह जिस चीज़ का उद्घाटन करते हैं उसी का वो समर्पण भी करते हैं। आज उनके प्रधानमंत्री के जो केंद्र सरकार में 9 वर्ष जो भी कुछ दिन पहले पूरे हुए, उसको लेकर भी सियासत में तमाम चर्चाएं हैं। आप चूंकि गुजरात में भी रहे, तो निश्चित है कि उस दौर में मुख्यमंत्री से कई बार विभिन्न बैठकों में या संगोष्ठियों में या सेमिनार्स में आपने उनको सुना भी होगा। तो इस 9 वर्ष के कार्यकाल को आप किस नजरिए से देखते हैं? वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जिसमें वहाँ मुख्यमंत्री थे,
उसमें आते ही उन्होंने सबसे पहले वहाँ कर्म योगित्व की बात कही। सभी कर्मचारियों में जितने भी विभाग थे काम करने वाले, उनको कहा तुम कर्म योगी बनो, अपने कर्म पर ध्यान दो और कर्म आपका ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए उचित है अभ्यास। और उस कर्म योगित्व का इसमें कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। हर व्यक्ति से लिखवा कर लिया नोट करके, तुम्हारा क्या कार्य है, तुम उस कार्य को करने में तुम्हें कोई आपत्ति आ रही है, कोई अब अड़चन डाल रहा है, कोई अधिकारी तुम्हें सपोर्ट नहीं करता है, ये सारी गुप्त सूचनाएं इकट्ठी की लोगों से, ताकि लोग व्यक्ति आगे रहे। और वास्तव उस कर्मयोगित को उन्होंने फैलाया पूरे गुजरात में। और जो वहाँ उन्होंने कल्पना प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की थी, उसी कल्पना को उन्होंने देश के स्तर पर भी लाए, उसी कल्पना को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहे हैं। एक दूरदृष्टि है प्रधानमंत्री की, कि जिन चीज़ों को लेकर शुरुआत की उसको वो आगे तक बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपने कहा है कि मुख्यमंत्री, फिर प्रधानमंत्री और आज विश्व योग दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय तक, कि भारत कभी सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु था, क्या इस रूप से भी इसको देखते हैं? बिल्कुल, यही योगित्ववाद विश्व गुरु पहुंचाने के लिए योग की प्रक्रिया को उन्होंने उठाया। कि देखिए, हमने अपने प्रारंभ में एक प्रदेश, गुजरात प्रदेश से शुरू किया, पूरे देश में हमने उस योगित्व को फैलाया और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाकर के ले जा रहे हैं। तो विश्व गुरु इस तरह से कि जो प्रधानमंत्री रहते हैं अपने प्रदेश का गुरु बन सकता है, राष्ट्र का गुरु बन सकता है, वो भविष्य दिखाई दे रहा है, जो विश्व गुरु को भी, देश को भी ले जाएगा। स्वयं इतना प्रयत्न करें ताकि देश अपना विश्व गुरुत्व को प्राप्त करे, विश्व गुरु बन सके। जब आप गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर से सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद में आयुष मंत्रालय की ओर से आपको आयुर्वेद गुरु के रूप में चयनित किया गया, तो उसमें सेमिनार या उसमें क्या काम किए आपने और क्या करते हैं, कितने पूरे देश में आयुर्वेद गुरु बनाए गए थे? इसमें जो आयुष मंत्रालय का राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ विभाग है, वह कुछ देश के कुछ सेंटर्स में अलग अलग तरह के जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, जो स्नातक हैं, उनको पढ़ाने के लिए कुछ गुरुओं को चयन करते हैं, जिनका चयन चिकित्सा के लिए होता है, किसी का रिसर्च के लिए होता है, तो उनको उनके पास भेजते हैं। कुछ जो है सीनियर राष्ट्रीय गुरु बनाए जाते हैं। उन राष्ट्रीय गुरुओं के पास पढ़े हुए लोग जो MD कर चुके हैं, डॉक्टर्स जो पढ़े हैं, टीचर्स होते हैं, वो लोग भेजे जाते हैं अध्ययन करने के लिए। उस आधार पर बहुत सारे शहर में, देश में सेमिनार्स होते रहते हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के द्वारा, और उनमें भी इन्हीं राष्ट्रीय गुरुओं को बुलाया जाता है। उसमें भी लगभग 100-150 ऐसे कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स में जाकर के हमने टीचर्स को पढ़ाने के लिए, चित्रकूट में 3 जुलाई से और 9 जुलाई तक होने जा रहा प्रोग्राम 7 दिन का, उसमें भी मुझे आमंत्रित किया गया है। और ऐसे 3-4 लोग और बुलाए गए जो गुरु हैं, राष्ट्रीय गुरु हैं, उनको बुलाया गया, जहाँ पर लगभग 300 के आसपास लोग पढ़ने के लिए आएंगे। इसमें टीचर्स भी होंगे, जिसमें भारत सरकार के सचिव भी जाएंगे, एडवाइजर भी जाएंगे, और भी लोग जाकर के वहाँ पहुँचेंगे, कार्य को देखेंगे। ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते जाके आयुर्वेद का विकास, प्रशिक्षण का और प्रयोग का, दोनों का विकास हो सके। हमारे श्रोताओं को रेडियो के माध्यम से कोई ऐसा संदेश देंगे स्वास्थ्य संबंधी या नई पीढ़ी के विकास से संबंधित? देखिए, वास्तविकता में आयुर्वेद और योग दोनों ही यही संदेश देते हैं। एक व्यक्ति से ही राष्ट्र का निर्माण होगा। स्वयं आप योग करके अपने मन को, शरीर को, बुद्धि को केंद्रित करेंगे, सही करेंगे, तो आप अच्छे समाज की रचना कर सकते हैं। और समाज से जो जितने पैदा वो लोग और बृहत समाज की रचना करेंगे। इसलिए वास्तव में आयुर्वेद योग दोनों से ही संदेश जाता है, हम नियंत्रण करें। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी से एकाग्रचित्त बने, योग से एकाग्रचित्तता भी आती है कि जो लक्ष्य लेकर चलते हैं उस लक्ष्य को जब तक पूर्ण हो जाए, उठो, जागृत हो जाओ और दूसरों को भी जागृत करो और तब तक प्रयत्न करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यह उद्देश्य लेकर के चलना है। तो इससे एक योगत्व भी जोड़ता भी सबको है, एक राष्ट्र भावना भी पैदा करता है साथ में, और स्वयं को स्वस्थ रहो और दूसरों को स्वास्थ्य प्रदान करो, इसका संदेश देता है। तो वास्तविकता है कि आज के सभी लोग आयुर्वेद और योग दोनों को अगर अपनाते हैं तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ जीवन, दीर्घ जीवन, सुखी जीवन प्राप्त कर सकते हैं। आयुर्वेद स्वयं कहता है कि हमें हितायु चाहिए और सुखायु चाहिए। हितायु जो समाज के लिए हितकर हो, और सुखायु कि हम अपने भी स्वस्थ रहें। तो सुखायु और हितायु प्राप्त करके हम दीर्घायु प्राप्त करें। ये थे हमारे बीच में जामनगर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष रहे प्रोफेसर डॉक्टर रामबाबू द्विवेदी जी, जिन्होंने बताया कि योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से हम स्वस्थ स्वयं रहें और स्वस्थ रहकर राष्ट्र की सेवा करें। रेडियो जागो 90.4 FM से मैं महेश मिश्र।